नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जो विषय लेकर मैं यहाँ आया हूँ वो विषय कहीं ना कहीं आप सब जानते होंगे, क्योंकि आज चुनाव के नतीजे आए हैं। 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं। हम सब जानते थे कि इस समय चुनाव नहीं होने चाहिए थे, मगर चुनाव हुए और लोकतंत्र में जब चुनाव संपन्न हुए तो उसके नतीजे भी आएंगे और नतीजे कुछ चौंकाने वाले आए, क्योंकि कुछ न्यूज़ चैनल्स के एग्जिट पोल ने जिस तरह के संकेत हम सभी को दिए थे, हम लोगों को उम्मीद थी कि बंगाल की राजनीति में कुछ उलटफेर होगा या फिर कांटे की टक्कर होगी, मगर नतीजे उम्मीदों से परे आए हैं। नतीजे टीएमसी के पक्ष में आए हैं और नतीजे इस प्रकार से पक्ष में आए हैं कि एक तरह से टीएमसी की लहर नहीं, आंधी सी नजर आ रही है। एक सीट पर सबकी निगाहें थी, या कहूँ तो कि बंगाल के सियासत का वो केंद्र बिंदु बना और देश के लिए एक विषय बन चुका था। विषय था नंदीग्राम। जी हाँ, नंदीग्राम वह विधानसभा क्षेत्र जिस क्षेत्र पर समूची बंगाल की जनता का एक तरह से पूरी तरह से उन पे निगाहें थी। और नंदीग्राम के नतीजे आए और नतीजे कुछ लोगों को अचंभे करने वाले भी आए, क्योंकि एक बार सूचना मिली कि ममता बनर्जी करीब 1200 वोटों से वहां से जीत चुकी हैं। बाद में पता चला कि ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से रिकाउंटिंग में 1900 कुछ वोटों से, यानी कहें कि 2000 वोटों से वहां से चुनाव हार गई हैं। मगर अब जब मुख्यमंत्री किसी क्षेत्र से अगर चुनाव हार जाए तो लोग कुछ और किसी और संकेत करते हैं, मगर जब हम नतीजे की ओर ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी वहां पे 200 से प्लस सीटें जीतने का दावा कर रही थी, वह भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने सांगठनिक तौर पर रणनीति बनाने में कहीं ना कहीं फेल नजर आई। फेल इसलिए नजर आई क्योंकि जमीनी स्तर पर आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में और ग्रामीण स्तरों पर बीजेपी कमजोर है, और उस कमजोरी का फायदा उठाकर टीएमसी ने जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और खेला होबे का नारा जो ममता बनर्जी ने दिया वो कारगर भी साबित हुआ। ट्रिपल एम के बल पे, जी हाँ, वो ट्रिपल एम जिसमें से 2 ट्रिपल एम पर बीजेपी को भरोसा था कि कहीं ना कहीं उसमें सेंधमारी हुई तो बीजेपी की सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। पहला एम था मतुआ समुदाय का वोट। जी हाँ, वह समुदाय, वह पिछड़ा समुदाय बंगाल का, जिसने 2019 में बीजेपी को भारी भरकम बहुमत, भारी भरकम सीट, यानी 18 सीटें अगर बंगाल में बीजेपी लाती है तो वो भारी भरकम मानी जाएगी, सीट दिलवाने में मदद किया था। मगर वही मतुआ समुदाय का वोट कहीं ना कहीं इस बार टीएमसी की ओर ट्रांसफर हो गया। दूसरा एम था माइनॉरिटी कम्युनिटी का वोट, क्योंकि एआईएम का नेता असदुद्दीन ओवैसी का वहां पर चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं संकेत कर रहा था कि क्या बिहार जैसा कहीं उलटफेर तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर मुस्लिम कम्युनिटी का वोट मटता तो ममता दीदी को बंगाल में जीतने में कठिनाई आती। लेकिन वो पूरे की पूरे मुस्लिम कम्युनिटी का एक तरफा वोट बैंक टीएमसी की ओर ट्रांसफर हो गया, जिससे टीएमसी 200 प्लस सीटें लाने में आज कारगर साबित हुई। तीसरा एम था महिलाओं का। जी हाँ, वही महिलाएं जिनका वोट कहीं ना कहीं ममता दीदी के साथ अटैच हुआ और जिसके बल पे टीएमसी 200 पार सीटें ला रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से लेफ्ट और कांग्रेस की सीटें लगातार घटती चली जा रही है और इस बार शून्य पर चली गई, क्या कांग्रेस और लेफ्ट की पूरी राजनीतिक एक तरह से बंगाल से समाप्त होती नजर आ रही है। देखना यह होगा कि जो भाजपा 3 सीटों से 74 सीटों पर अभी नजर आ रही है, वो आने वाले दिनों में किस प्रकार से संगठन को मजबूत कर आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में किस प्रकार से सक्रिय भूमिका निभाती है। क्योंकि टीएमसी की ये जीत बड़ी जीत मानी जाएगी, क्योंकि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है और सबसे बड़ी राजनीतिक दल होने के नाते पूरी जोरशोर के साथ बंगाल की राजनीति में उतरना और पूरे 2 महीने तक पूरा जोरशोर लगाना, उसके बाद भी अगर ममता बनर्जी अपनी लहर बरकरार रखने में कामयाब हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये टीएमसी की मजबूती की ओर इशारा भी कर रहा है और भाजपा को एक कड़ी मेहनत करने की ओर संकेत कर रहा है, ताकि आने वाले दिनों में बीजेपी वहां अच्छा प्रदर्शन कर सके। अब जब हम बात आसाम की करेंगे, क्योंकि आसाम में लोगों को और हम सभी को उम्मीद थी कि हेमंत बिश्व शर्मा के जिस प्रकार के हेमंत बिश्व शर्मा की छवि और मजबूती वहां पर है वो बीजेपी को मजबूती देगी। लेकिन प्रश्न ये था कि सर्बानंद सोनोवाल के खिलाफ असम में लोगों को नाराजगी थी, लेकिन उस नाराजगी पर शायद हम लोगों को जो उम्मीदें थी उससे परे नतीजे आए और हेमंत बिश्व शर्मा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वहां असम में बीजेपी की सरकार वापस आने में, और बीजेपी वहां अच्छी स्थिति में है और सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बना रही है। क्योंकि लोगों को उम्मीद थी, हम सभी को उम्मीद थी कि कांग्रेस का जो गठबंधन एआईयूडीएफ बकरुद्दीन अंसारी के साथ हुआ है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को प्लस पॉइंट साबित होगा। लेकिन बीजेपी की पोलराइजेशन और मजबूत रणनीति ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि असम की जनता बीजेपी के साथ है और असम ने पूर्ण बहुमत के साथ सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व वाली सरकार को फिर से मंजूरी दी है। जब हम केरला के भी नतीजे आए, केरला के भी नतीजे एलडीएफ के पक्ष में आए और विजयन फिर एक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केरला की सरकार का कोरोना कालखंड में अच्छी कार्य प्रणाली के लिए काफी तारीफें भी हुई है और उम्मीद थी कि एलडीएफ वापसी करेगी और एलडीएफ एक बार फिर अच्छी वापसी कर रही है।
पुडुचेरी के नतीजे मुझे अभी ध्यान नहीं है, लेकिन पुडुचेरी में भी सरकार एनडीए के पक्ष में ही बनने जा रही है। और एक जगह था तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु की राजनीति के बारे में जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि वहाँ अक्सर 5 सालों में सरकारों का अदला बदली होते रहता है, मगर 10 सालों से एआईडीएमके की किसी प्रकार से सरकार वहाँ थी। उम्मीद थी लोगों को कि इस बार डीएमके स्टालिन के नेतृत्व में सरकार बनाएगी और नतीजा भी इसी पक्ष में आया। भले उस उम्मीद पर खड़े नहीं उतरी डीएमके जितनी सीटों की उम्मीद हम सब कर रहे थे और एग्जिट पोल इशारा कर रहा था, लेकिन डीएमके जो कि कांग्रेस प्लस मानी जाती है, उस डीएमके ने पूरी प्रभावशाली स्थिति में वहां पर अच्छी स्थिति में है और सरकार बनाने जा रही है और उम्मीद है कि स्टालिन तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अब चुनाव के नतीजे तो आ गए, चुनाव होने थे, चुनाव हुए तो उसके नतीजे भी आए। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इन तमाम सरकारों पर जो लोगों ने उम्मीद जगाई है और जताई है, उन उम्मीदों पर वो कितना खरे उतरते हैं और कोरोना जैसे कालखंड में जिस प्रकार से इस समय देश गुजर रहा है उस पर लोगों की उम्मीदों पर वो कितना खरे उतरते हैं, ये देखना होगा। क्योंकि लोगों को एक स्वच्छ स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराना और लोगों को जन सुविधा प्रदान करना तमाम सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी है। आप सभी अपना घर में ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए और लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखिए। हो सके उतना घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि हम सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। आप सब अपना ख्याल रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।